तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से कि इससे टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन दैट ये तो पी और क्यू दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने सिर्फ क्यू क्यों लिखा यहाँ पे, मतलब रेवेन्यू या फिर टोटल रेवेन्यू, वॉट एवर यू राइट डजंट मैटर। तो हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू में सिर्फ क्यू क्यों लिखा, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। सो मार्क दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट है सी, टोटल कॉस्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है। तो अगर याद रहे तुम लोग को, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टीएफसी प्लस क्या टोटल कॉस्ट का, एनीवन? सब भूल भाल गया, तो किसी को याद नहीं है। क्या होता था टीएफसी प्लस, बताओ मेरे को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरी गुड थे अनिशा, राइट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टीएफसी प्लस टीवीसी, so this was the formula of total cost. Okay, now TFC क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता था, ओके, इट वाज फ्री ऑफ क्वांटिटी, फ्री ऑफ क्यू, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करता था। विथ मोर क्वांटिटी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूज्ड टू increase first, then it used to decrease, right? If you remember the graph, sorry, fall first then increase, मैंने उल्टा बोल दिया, very sorry. So with increase in quantity my total variable cost used to first fall, then it used to rise. So total variable cost absolutely depends on my quantity. So अगर ये फ्री ऑफ क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, तो टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे। तो ये वाला बात तो समझ में आया कि टोटल कॉस्ट डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा। लेकिन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा था ना, प्राइस पे भी और क्वांटिटी पे भी, पी पे भी डिपेंड कर रहा था और क्यू पे भी डिपेंड कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्यू क्यों लिखा, ये क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में आ सकता है, राइट? तो कोई बता सकता है कि मैंने सिर्फ क्यू क्यों लिखा ब्रैकेट में, प्राइस क्यों नहीं लिखा? थोड़ा सोचो। अभी तक मैंने जो भी बताया है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उसके बारे में इफ यू थिंक फॉर अ व्हाइल यू विल बी एबल टू आंसर कि मैंने पीआर में सिर्फ क्यू क्यों लिखा, प्राइस क्यों नहीं लिखा। किसी को आंसर मिले तो क्वांटिटी। हाँ बोलो अनिशा। क्वांटिटी। अच्छा रुकिए, रुका हुआ नहीं। रोहित बता पाओगे? हाँ, बोलो। क्योंकि शायद प्राइस तो सेम ही रहता है। वेरी गुड, प्राइस तो सेम ही रहता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, प्राइस सब फर्म का सेम है। सो प्राइस इज नॉट अ फैक्टर, राइट? बिकॉज मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो भी वही प्राइस चार्ज कर रहा है। सो प्राइस इज कांस्टेंट, सो इट इज नॉट अ वेरिएबल। सो दैट इज व्हाई टीआर इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, टीसी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, and as a result my profit is also a function of q. So the equation is pi q is equal to trq minus tcq. Okay, so this is the profit function of any perfectly competitive firm. Okay, all right, तो यहाँ तक हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि each and every firm sole objective is to maximize profit. Now how will they maximize profit? अगर profit is equal to trq minus cq, and if I am asking you to maximize it, so how will you maximize? So basically you have to maximize, firm have to maximize the difference between these two parameters, the difference between revenue and cost. रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, ये मैक्सिमाइज करना पड़ेगा हम लोग को, राइट? तो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट को जितना कम से कम कर सके और रेवेन्यू को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, then the difference will become larger, right? If I decrease the cost and if I increase the revenue, the difference will become larger, and the more the difference, it means the more the profit, isn't it? You got my point? एक thumbs up कर दो, समझ में आ रहा है? हाँ, got your point. Yes.
Okay. Got your point. Okay. Okay. Thank you, Anisha. So you have Okay, to okay. you have to increase the difference between those two parameters. Okay. Vineet, repeat. Vineet is saying repeat. Okay, Vineet. So basically मैंने क्या कहा कि in the objective of firm is to maximize profit, right? और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आया? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इट मींस दैट आई हैव टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन माय रेवेन्यू एंड माय कॉस्ट. नाउ हाउ विल आई मैक्सिमाइज दैट डिफरेंस? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का डिफरेंस को मैक्सिमाइज कैसे करोगे? तुम या तो रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो या तो अपने कॉस्ट को कमा सकते हो. और अगर दोनों साइमल्टेनियसली करते हो, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी कम रहा है, इट मींस दैट यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी कि ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली कब होता है? मतलब रेवेन्यू भी राइज करे और कॉस्ट भी फॉल करे. ये दो चीज किसी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस एंटायर एनालिसिस इज फॉर फर्म, नॉट फॉर इंडस्ट्री. इट इज फॉर फर्म. ओके. फर्म और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस भूल गए होगे तो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा तुम लोग को. बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज फॉर फर्म, नॉट फॉर एन इंडस्ट्री. ओके. सो जो मैं बोल रहा था कि कैन यू टेल मी दैट व्हेन दिस थिंग हैपन, दैट अ फर्म is simultaneously increasing its revenue and as well and decreasing its cost as well. दोनों काम उसका साथ साथ कब होता है और उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? ये सब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में तुम लोगों ने पढ़ा है. यस रोहित, टेल मी. हेलो, बोलो. तुमने हैंड रेज किया, सुनाई नहीं दे रहा. अदर्स यू कैन ट्राई. रोहित चैट में मैसेज कर दो अगर आंसर पता है तो. गुरप्रीत, विनीत, थेया, अनीशा, किसी को पता है? ये मैंने बताया है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में. रोहित इज सेइंग लॉन्ग रन. नो, लॉन्ग रन इज नॉट द आंसर. लॉन्ग रन इज नॉट द आंसर. लॉन्ग रन में तो गजब चीज हो जाता है, अभी पता चलेगा हम लोग को इस चैप्टर में. लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में फालतू चीज होता है. So the answer is when we have increasing returns to scale. When we have increasing returns to scale or in the stage 1 phase of production, it happens actually, right? So if you remember the revenue diagram and the cost diagram, तो हम लोग का डायग्राम कैसा था? ABC का डायग्राम कैसा था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इस तरह से था ना, यू शेप. सो फर्स्ट इट इज डिक्रीजिंग, राइट? डिक्रीजिंग. और मैंने ये कहा था कि कॉस्ट एंड प्रोडक्शन दोनों का डायग्राम और मिरर इमेज. सो इस फेज में देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थिंक इंट्यूटिवली. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ग्राफ्स एंड ऑल. यू हैव टू थिंक इंट्यूटिवली एंड यू बी एबल टू आंसर. ओके. इफ we have cost from this point, it means that we have some production from this point as well, right? Because अगर प्रोडक्शन होगा तभी तो कॉस्ट लगेगा मेरे को. अगर मेरा कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बिकॉज until and unless I produce something, कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता. Forget about fixed cost. Okay, because I am considering ABC over here, right? मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, it means that I have to consider AFC. And I have told you that with increase in quantity, my AFC almost becomes equal to 0. Then I can ignore that part, right? So forget about AFC. Consider ABC. Now, if I have my cost structure or cost point starting from here, it means that my production is also starting from that particular point, from this point, because until and unless I produce something, I cannot bear any cost. I can't bear any cost, right? So production भी इसी point से start होगा. And I told you that cost and production diagrams are mirror image to each other, right? So if this is downward sloping U shape, so it must be an upward sloping, right? The average product curve. And if you go back to your notebook, you can find that what was the shape of average product curve which I have drawn few classes ago. So you can see that up to this part, you can see that revenue is rising. That is my average revenue, not average product, average revenue. My average revenue is rising, right? And up to this point, my average cost is falling, downward या upward. So इसका मतलब कि ये दोनों चीज are going on simultaneously, right? Simultaneously, I am
I am increasing my average revenue and I am decreasing my cost. Now, why my average revenue is increasing in this phase? Can you tell me why my average revenue is increasing? Because with fixed amount of capital, I am hiring some labors. Now that those labors are adding to the production process, right? Those labors are adding to the production process and the revenue is rising because the product is rising, because my average product is rising, right? So my revenue is rising. Now up to this part, they are adding some positive things into the production process. And as a result, my cost is also falling because returns to scale is giving me some benefit. My economies of scale is rising. Law of variable proportions. ये सारे चीज मैंने बताया था तुम लोगों को. But after this point, if my capital becomes fixed, my revenue will start to fall because the productivity of the labors will start declining. Diminishing law of marginal productivity, if you remember. So my average revenue is falling after this point, and as a result, my average cost or average variable cost is rising, right? So during returns to scale, during increasing returns to scale, or I can say during my stage 1 production process, my revenue is rising and my cost is falling. Okay, simultaneously. Now I will come to profit. Now, ये जो मैंने बताया अभी, is it clear to everyone or shall I repeat? Is it clear to everyone? हाँ भैया. गुरप्रीत, ओके. विनीत बता दो यहाँ चैट में, समझ में आया तो अगर बता दो. ओके, अच्छा. इसके बाद ना ये सब हम लोगों ने क्यों किया? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. नाउ फ्रॉम योर बेसिक इंट्यूशन, जस्ट टेल मी कि अगर यहाँ पे मेरा if this is the revenue and this is the cost, this is the revenue curve and this is the cost curve, so this is showing the difference between revenue and cost. So यहाँ पे difference इतना है, यहाँ difference इतना है, यहाँ difference इतना है. So tell me at which point the difference will be maximum. Tell me at which point the difference will be maximum. कौन से point पे होगा? मिडिल वाला पॉइंट. मिडिल वाला पॉइंट पे, यहाँ पे, राइट? इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे द डिफरेंस इज मैक्सिमम. समझ में आया सबको? इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सबसे ज्यादा है. ओके, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा है मतलब वहां पे प्रॉफिट क्या है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? इफ आई इंक्रीज द डिफरेंस, इफ आई मैक्सिमाइज द डिफरेंस, माय प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज. So at this level of output, at this level of Q, the difference between revenue and cost is the maximum, right? Is the maximum. All right. So यहाँ तक अगर समझ में आया है, then I will move to this was the diagram of average revenue and average cost. Okay. Now I will show this thing with the help of total revenue and total cost. विनीत, कौन सा पॉइंट मिस हो गया है? ये तो मेरे को बताओ. कौन सा पॉइंट मिस हो गया है ये बताओ मेरे को, या फिर क्लास खत्म होने के बाद पूछ लेना. ठीक है, मैं क्लास खत्म होने के बाद 20-25 मिनट रहूंगा, उस समय पूछ लेना. ओके, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करो. ओके, तो now I will draw the diagram of TR and TC and I will show you this thing. Now try to follow. All right. So now this one is very complicated, so try to follow it. Okay. So here we are measuring cost, revenue, and यहाँ quantity. यहाँ quantity, यहाँ we are measuring TC and TR. Okay. So TR is rising then falling, as you all know. So it is first rising, then falling, and TC is first falling and then rising, right? So TC curve is first falling and then rising, right? So this is my TR and this is my TC. Function of Q, function of Q. Okay. All right. अभी ध्यान से देखो.
Now we are moving towards the condition. We are moving towards the condition, profit maximization condition. Now इसका मैं तुम लोग को बता दूं, इसका दो अप्रोच है. एक जो मैं अभी बता रहा हूँ, it's very analytical approach, very graphical approach, and another approach is very mathematical. That is very sophisticated approach. Okay, मैं mathematical approach से भी कराऊंगा तुम लोगों को. But if I start with mathematical approach, तुम लोग पूरा blank हो जाओगे, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, because it needs rigorous calculus in it. It needs rigorous calculus, and you should be very sound in differentiation to do that. So once you develop your differentiation skills, then I will discuss the mathematical approach as well. But this one is very intuitive in nature. You'll be able to handle it. Okay, so try to follow this. This is the revenue curve, right? This one is the revenue curve, and this one is my cost curve. So ठीक है. So blue one is the cost curve and black one is the revenue curve. I don't know whether वो contrast दिख रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो, quantities are increasing. ऐसे ऐसे करके मैं quantities ले सकता हूँ. Infinite units of quantities I can take 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 100. इस लेवल के लिए, अगर इस लेवल के लिए देखूँ मैं, तो इस लेवल के लिए डिफरेंस क्या हो रहा है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में. दिस इज द डिफरेंस, राइट? Then this is the difference, then this is the difference. इस point पे difference is 0, right? Is it clear? At this point, the difference between TR and TC is 0, because at that point my TR is equal to my TC, right? Now, can you tell me that what will be the value of profit? Yeah, up to this point. Up to this point, profit का value क्या होगा? ध्यान से देख के बताओ. Use this formula R minus C to think and answer me कि यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा. कोई नहीं बता पा रहा है. फेयर, थोड़ा ट्राई करो. गजब. रोहित, विनीत, विपरीत, Thea, loss. Yes, very good, Thea. So it will be a loss because you can see यहाँ पे my total cost is above my total revenue, right? So at all level of output, my total cost is above my total revenue. तो अगर यहाँ पे formula of profit is R minus C, but यहाँ क्या बोल रहा है, C is greater than R, मतलब negative हो जाएगा. तो negative profit मतलब loss, right? So up to this point, producers will face loss. So they are not willing to produce till this point. So till this point, they are not willing to produce. ठीक है. तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ, अच्छा बाद में बताता हूँ. अच्छा यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे फिर क्या होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है. प्रॉफिट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है यहाँ पे. इट इज फर्स्ट increasing the difference between revenue and cost. This is the revenue curve, this is the cost curve, and the difference is known as profit. So the difference is first increasing, then decreasing. Again it is becoming 0 at this point because दोनों सेम हो जा रहे हैं, right? Again it is becoming 0. Is it clear? समझ में आ रहा है? हाँ भैया. Very good. तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डिफरेंस बढ़ेगा. यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, अगर ध्यान से तुम लोग इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे जो टेंजेंट हो रहा है, इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस इज द लार्जेस्ट. डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, राइट? सो ये मेरा प्रॉफिट होगा. एक्चुअली यहाँ पे मेरा मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा. सो प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस at this particular quantity Q star
इस क्वांटिटी पे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उनका रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। अगर वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते तो क्या होता, प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट और ज्यादा होने का चांसेस था इफ दे वुड हैव इंक्रीज देयर क्वांटिटी, राइट। अगर इससे ज्यादा प्रोड्यूस करते तो भी प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस और होता इफ दे वुड हैव रिड्यूस्ड देयर क्वांटिटी। सो ये इक्विलिब्रियम आ रहा है क्यू स्टार पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जाते जाते वापस जीरो हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद वापस देखो, अगर तुम लोग वापस लॉस का स्ट्रक्चर आ गया ना, वापस लॉस का स्ट्रक्चर आ गया, मेरा इसके जैसा हो गया, कॉस्ट ऊपर चला गया, रेवेन्यू नीचे आ गया, राइट। सो यहाँ पे अब हम लोग टीसी और टीआर मेजर कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट भी मेजर करेंगे। तो प्रॉफिट का डायग्राम कैसा होगा वो ध्यान से देखो। तो हाउ विल द प्रॉफिट डायग्राम लुक लाइक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो क्वांटिटीज है वहां पे मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जैसे थिया ने कहा लॉस। तो अगर नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा है तो अगर मैं इस एक्सिस पे प्रॉफिट मेजर कर रहा हूँ तो यहाँ तक मेरा नेगेटिव जाना चाहिए प्रॉफिट, राइट। और यहाँ पे देखो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे मेरा टीआर माइनस टीसी के करस्पॉन्डिंग का पॉइंट था। इफ माय रेड कलर, रेड मार्कर इज शोइंग प्रॉफिट, ओके, ब्लैक वन इज शोइंग रेवेन्यू, ब्लू वन इज शोइंग कॉस्ट एंड रेड वन इज शोइंग प्रॉफिट। यहाँ पे देखो प्रॉफिट पहले नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर आउटपुट पे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो, बिकॉज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। उसके बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है, इवेंचुअली राइज कर रहा है, राइट। तो ये धीरे धीरे राइज कर रहा है, 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 यहाँ तक राइज करेगा, यहाँ तक राइज करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो यहाँ तक राइज किया, इसके बाद फिर कमना शुरू हो गया, तो इसके बाद प्रॉफिट फिर कमेगा, और कम के कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे एक लाइन खींचो, कम के यहाँ तक जाएगा। क्यों यहाँ तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट को फिर जीरो होना पड़ेगा, टीआर माइनस टीसी जीरो है यहाँ पे, क्योंकि टीआर इक्वल टू टीसी है यहाँ पे, सेम पॉइंट है। तो यहाँ तक वो गिरेगा, प्रॉफिट जीरो होगा, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर प्रॉफिट नेगेटिव हो जा रहा है, इसके बाद प्रॉफिट फिर नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज माई प्रॉफिट कर्व पाई which is a function of Q as well. So ऐसा मेरा प्रॉफिट कब होगा, पहले लॉस, फिर प्रॉफिट जीरो, फिर मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, मैक्सिमम एक जगह पे होगा, फिर फॉल करना शुरू करेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक कंपनी, एक फर्म, इसका पूरा प्रोसेस ऐसा होता है। फर्म का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ से, जब फर्म का टोटल कॉस्ट ज्यादा था, टोटल रेवेन्यू कम था, धीरे धीरे उसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, कॉस्ट कमना शुरू हुआ, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल आने लगा मार्केट में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, स्टेज वन प्रोडक्शन आया, लेबर्स प्रोडक्टिव थे, कैपिटल फिक्स था, they were adding to the production process, so my revenue was rising, my cost was falling, my profit was rising, profit is becoming maximum at any particular point of production, then capital is exhausted, now labors are no more productive in nature, adding more and more labors is resulting into negative production, or marginal productivity is falling, that is the law of diminishing marginal productivity. So revenue started to decline, then total cost started to increase because company के लिए झटका लगा यहाँ पे, the profit also started to decline. यहाँ पे फिर से profit becomes zero, profit becomes zero के बाद it eventually turned into loss. So this was the entire scenario of the एक फर्म का आत्मकथा है ये, biography of a firm, फर्म कैसे स्टार्ट होता है. So this was the entire process. So is it clear to every one of you? Is it clear? Clear to everyone? Clear. Clap for you. ओके, थैंक यू. अच्छा, इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ चीज बाकी है यहाँ पे. कैन यू टेल मी वाई इन द, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉस्ट राइज क्यों हो जा रहा है, क्योंकि कैपिटल एग्जॉस्ट हो जा रहा है, रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, तो कॉस्ट राइज हो जा रहा है, बिकॉज लेबर्स आर नॉट नो मोर प्रोडक्टिव और उनको वेज ज्यादा देना पड़ रहा है, सो कॉस्ट में राइज कर रहा है. यहाँ तो समझ में आ रहा है. यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा क्यों है रेवेन्यू से? कैन यू टेल मी व्हाई कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू इन द इनिशियल फेज? यू कैन टेल मी. क्या भैया फिर से बोलिए तो? In the initial phase, my cost is greater than my revenue. What is the reason? So many points are coming. Vinit, I am coming to your first point that ये क्या बिजनेस साइकिल है, पहले लॉस फिर प्रॉफिट फिर लॉस. और मेरे पापा का जो बिजनेस है वो भी तो फर्म ही है ना, तो you have a doubt that whether your father's business is a firm or not. So yes, your father's business is definitely a firm.
उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा पहला क्वेश्चन था कि ये बिजनेस साइकिल है या नहीं, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ बिजनेस साइकिल बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल इज अ मैक्रो टर्म, ओके, एंड दिस इज अ माइक्रो टर्म. एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे सारा फर्म जब करेगा इट विल इवेंचुअली टर्न इनटू अ बिजनेस साइकिल. अप डाउन, रिसेशन डिप्रेशन, बूम बस्ट, ये चलता रहता है, ओके. एंड Vineet is saying because business का starting point है वो point. So you are saying that since this is the starting point of a business, that is why my cost is more and my revenue is less. Okay, लेकिन ऐसा क्यों? और Thea is saying that because capital is less. That is not the point. Capital is less, then labor is also less. Initially, my labor is also less, right? Amount of capital or the amount of labor actually doesn't matter. What matters is the ratio between the amount of labor and capital. If the ratio is quite high, then it is okay. But क्या होता है बाद में रेशियो खराब होना शुरू होता है तो मेरे को लॉस होता है. तो इसका सही आंसर अभी तक आया नहीं. रोहित गुरप्रीत अनिशा ने अभी तक ट्राई नहीं किया. सो आई एम गिविंग यू अ चांस टू ट्राई at least to answer this, that why cost टेक्स्ट किया हूं मैं. text क्यों रोहित? Maybe because of capital labor incurred but no profit. No, this is not the right point. लेबर कैपिटल का तो रेशियो मैटर करता है. मैं जो बोल रहा हूँ, अगर रेशियो सही है तो सब कुछ सही रहेगा. लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है. ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अनिशा एंड गुरप्रीत, यू वांट टू ट्राई? No, thank you. Okay. So the answer is इनिशियल फेज में कंपनी का एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है जिसको कंपनी बेयर नहीं कर पाती है. लेबर मिल जाए बट कैपिटल में कॉस्ट ज्यादा होता है. कैपिटल में कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट होता है. सो इनिशियली हम लोग का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो हम लोग के प्रोडक्शन प्रोसेस से कवर नहीं हो पाता. तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखता है. लेकिन जब जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू नेग्लिजिबल होने लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे फॉल करने लगता है. कॉस्ट मेरा starts to decline, right? So this is the correct answer. The reason is fixed cost. Now one more thing here, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग को जैसे कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख रहे हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन. सो देयर आर 3 कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 3 कंडीशन. और हम लोगों ने अभी तक पहला कंडीशन भी डिराइव नहीं किया. ये पूरा प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये हम लोग अपने पहले कंडीशन पे जा रहे हैं. अभी मैं बस एक लास्ट चीज बताऊंगा तो तुम लोग को पहला कंडीशन डिराइव हो जाएगा. और ये पहला कंडीशन मैथमेटिकली करता तो मैं 5 मिनट में हो जाता. ठीक है, तो उसको मैं बता दूं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्यू स्टार पे मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उधर सबसे ज्यादा है, ये और ये. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है और यहाँ भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है ना. इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, इसको भी स्ट्रेट कर देता हूँ. ठीक है, ये 2 स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया था. अच्छा बताओ, तो किसी भी कर्व पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और एक पॉइंट को अगर छू के जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को अगर ऐसा हो तो स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने ये कंज्यूमर बिहेवियर में भी बताया था, आइसोक्वांट में भी बताया था, सब में बताया था. ये टेंजेंट, यस थे, गुड, टेंजेंट. इसे टेंजेंट कहते हैं. So this line is the tangent to my total revenue curve and this line is the tangent to my total cost curve. And in economics किसी भी कर्व पे अगर tangent हो तो उसे क्या कहते हैं हम? उस कर्व का वो क्या होता है? स्लोप होता है, राइट? उस कर्व का स्लोप होता है. जैसे कि हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर में जब किया था, इंडिफरेंस कर्व का जो टेंजेंट होता था दैट इज द स्लोप. MRTS, marginal rate of technical substitution, marginal rate of substitution in case of consumer behavior, उसका स्लोप आता था वो, राइट? सो एनी कर्व, उस किसी भी कर्व के टेंजेंट को उसका हम लोग स्लोप कहते हैं. ओके, सो दिस लाइन इज द स्लोप ऑफ TR एट दिस पॉइंट एंड दिस लाइन इज द स्लोप ऑफ TC एट दिस पॉइंट. अगर लाइन स्ट्रेट रहे तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम रहता है, लेकिन अगर कर्व रहे तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है. यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा. तो ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा टोटल रेवेन्यू का क्यू स्टार पे स्लोप है
और ये जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट का क्यू स्टार का स्लोप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू के स्लोप को क्या कहेंगे? अपने अपने नोटबुक के पीछे जाओ और देखो कि टोटल रेवेन्यू के स्लोप को क्या कहते हैं और टोटल कॉस्ट के स्लोप को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी अपने अपने नोटबुक के पीछे जाओ और देखो कि टोटल रेवेन्यू के स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट के स्लोप को क्या कहते हैं। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, खाली टाइम पास करता है। नहीं मिला तुम लोग को पीछे? हाँ, नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगा ना, तब देखो कैसा बांस देता हूँ तुम लोग को। Marginal revenue, right Anisha, so this is marginal revenue. So total revenue के slope को marginal revenue कहते हैं और total cost के slope को marginal cost कहते हैं. So whenever I am talking about slope, so जो total है वो marginal से replace हो जाता है. MC is the slope of TC and MR is the slope of TR. So this line is MR, right, and this line is MC. Right, this line is MR and this line is MC. Now मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमाइज है वैल्यू, ओके, और वो दोनों को मैं स्लोप कह रहा हूँ ना, ट्राई टू फॉलो दिस, दोनों को मैं स्लोप कह रहा हूँ। अभी तुम अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा ये हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में जो इसका ग्राफ बनता है ना, तो अगर मैं सब कुछ मिटा दूँ, अच्छा ये डायग्राम बना लिया तुम लोगों ने, ये डायग्राम बन गया तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। जिन लोगों का नहीं बना है वो लोग वीडियो देख के बना लेंगे और मेरे को फोटो भेजेंगे कि मैंने बना लिया है, ओके। तो अगर मैं इस फिगर का बाकी सब कुछ मिटा दूं, ठीक है, और बस ये पार्ट रहेगा हम लोग का, बस ये दो लाइन रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे डायग्राम में, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से नहीं बनाया। ये लाइन जो है ये थोड़ा इस तरीके का बनेगा, एक्चुअली इस तरीके का MR, तो स्लोप ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इफ आई अज्यूम दैट वो थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक है और उसको मैं अगर हटा दूं, और मैं सब कुछ अगर हटा दिया, ये MR था, ये MC था, जो है स्लोप, राइट, किसी भी XY प्लेन पे ये स्लोप कहला रहा है। ये दो लाइन आपस में पैरेलल नजर आ रहा है तुम लोग को, क्लोज टू पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल नहीं हो सकता है, वो मेरा ह्यूमन मिस्टेक, ओके। सो ये क्लोज टू पैरेलल नजर आ रहा होगा तुम लोग को, राइट। अगर पैरेलल नजर आ रहा है तो थम्स अप करके मेरे को दिखाओ, है ना, पैरेलल है, यस विनीत, यस रोहित। सो दीज टू लाइन्स आर क्लोज टू पैरेलल, ओके, क्लोज टू पैरेलल। in ideal situation they are actually completely parallel, okay, so दोनों पैरेलल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, MR is the slope of TR and this is the slope of TC। तो ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ TR is parallel to slope of TC। और जब दो लाइन पैरेलल रहे तो उनका स्लोप का वैल्यू क्या होता है, उनका स्लोप का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, राइट। जब दो लाइन पैरेलल रहे तो उनका स्लोप का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये तुम लोगों ने 10 के मैथ्स में पढ़ा होगा कि स्लोप का वैल्यू सेम होता है, M1 इज इक्वल टू M2 इन केस ऑफ पैरेलल, ये पढ़ा था तुम लोगों ने। सो इतना तो पता चल गया कि MR और MC का वैल्यू सेम है, राइट। लेकिन सेम होके भी कितना है, सेम क्या हो सकता है, दोनों 1 हो सकता है, या दोनों 2 हो सकता है, या दोनों 3 हो सकता है। तो अगर मैं ग्राफ को वापस बनाऊं, यहाँ पे ऐसा था और ये वाला
ऐसा था, इस पॉइंट पे ऐसा ऐसा था, राइट। इस तरीके का ग्राफ था, ऊपर वाला नीचे वाला। और जब कोई ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप बनता है, ग्राफ के किसी भी मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप बनता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? अपने नोटबुक के पीछे में जाओ और देखो, कंज्यूमर बिहेवियर या शायद प्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब किसी ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट पे एक स्लोप बनाऊं मैं, तो उसका स्लोप का वैल्यू क्या होता है। मैंने एक ग्राफ बनाया था इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक लाइन आया था, ऐसा एक ग्राफ बना था, अगर इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज माय एपी, दिस वाज माय एमपी, राइट। तो यहाँ पे मेरा एपी का स्लोप बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे था, तो एमपी का वैल्यू 0 आया था, राइट। सो जब किसी मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप बनता है, तो उसके स्लोप का वैल्यू 0 होता है, राइट। तो ये 0 हुआ। और अगर इसको मैं देखूं मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, तो ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे है, राइट। तो ये एक्सट्रीम है मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम है मिनिमम। मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, दोनों में से कोई भी हो। इफ आई जस्ट फ्लिप द फिगर, इस तरह से मैं फ्लिप कर दूं, तो मेरा जो एमसी कॉस्ट है वो भी ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कि उसका जो स्लोप है वो भी एक टाइप से मैक्सिमम पॉइंट का रिफ्लेक्शन है। सो इसका वैल्यू भी 0 होगा। सो माय एमआर एंड एमसी बोथ विल बी इक्वल टू 0। पहला पॉइंट से क्या पता चला कि एमआर और एमसी दोनों इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप पैरेलल है। और ग्राफ से हम लोगों ने ये पता लगाया कि दोनों का वैल्यू कितना है। अगर एक का वैल्यू 0 है तो दूसरा का वैल्यू भी 0 ही होगा, वो पहले कंडीशन से, बिकॉज एम आर इज इक्वल टू एम सी। और अगर मैं ग्राफिकली भी देखूं तो मेरा एम सी का वैल्यू 0 आ रहा है, एम आर का वैल्यू भी 0 आ रहा है। सो इज इट क्लियर दैट माई एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एक्चुअली 0? Is it clear that my MR is equal to MC is equal to 0? हाँ, Others? Thea and Gurpreet, is it clear to you? Okay. तो ये जो हम लोगों ने डिराइव किया, MR is equal to MC is equal to 0. This is the conditions for profit maximization under perfectly competitive market. Okay, so the first condition is